अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है बेटा उसका नाम है स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट ये जो टॉपिक है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है। बेसिक टॉपिक होने का मतलब ये है कि स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट के साथ में एक टॉपिक और चलता है जिसको अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्टिव। पूरी पीरियोडिक टेबल में इस कॉन्सेप्ट का हम बार बार यूज करते चले जाएंगे और उसके बेस पर हम आगे पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत इस कॉन्सेप्ट का यूज लेते चलेंगे। अब पहले हम देखते हैं स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है। स्क्रीनिंग और शील्डिंग का मतलब क्या है? स्क्रीन का मतलब क्या होता है बेटा? स्क्रीन को अगर हम बोलें तो स्क्रीन का मतलब क्या होता है? पर्दा कोई स्क्रीन का बन जाना, मतलब किसी पर्दे का आ जाना। और शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? शील्ड का मतलब क्या होता है बेटा? ढाल। जैसे कि जो लोग तलवारबाजी करते हैं तो तलवार के वार से बचने के लिए उनके पास में ढाल होती है ना, उसी ढाल को हम क्या बोलते हैं? शील्ड। तो ढाल का मतलब क्या होता है? अपने आप का बचाव करना, शील्ड करना अपने आप को। अब ये इफेक्ट क्या काम करता है? तो हम किसी एक एटम की बात करते हैं। मान लीजिए हमने कोई रैंडमली एटम पिक करा, उस एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। न्यूट्रॉन्स पे आप जानते हैं कोई चार्ज होता नहीं है, तो अल्टीमेटली न्यूक्लियस पे क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स। मान लीजिए कि इसके अंदर बहुत सारे कुछ शेल्स हैं, तो जो सबसे बाहर वाला शेल है उसको हम डिनोट करते हैं बेटा nth शेल से। nth शेल जिसको कि हम अल्टीमेट शेल बोलेंगे, जिसको ही हम आउटर मोस्ट शेल बोल सकते हैं, जिसको ही हम वैलेंस शेल भी बोल सकते हैं। nth शेल से एक कम यानी एक अंदर की तरफ जो शेल आएगा उसको बोलेंगे हम n-1th शेल, एंड दिस शेल इज नोन एज पेनअल्टीमेट शेल। आउटर मोस्ट शेल था अल्टीमेट, n-1 होगा पेनल्टीमेट। सिमिलरली अगर आप और अंदर की ओर आएंगे तो जो n-2th शेल होगा उसका नाम क्या होता है? प्री पेनल्टीमेट। इस तरीके से अब आप अगर और अंदर की ओर जाते हैं, मान लीजिए किसी एटम में और शेल्स आते हैं, तो अगर आप मान लीजिए n-3 करते हैं तो n-3 का नाम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? प्री पेनल्टीमेट शेल। और इस तरीके से आप आगे का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अगर हम किसी एटम की बात करें तो ऑब्वियसली बेटा अगर शेल्स है तो शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो हमने इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम टाइम पे वही बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और उस पर क्या नेट फोर्स होगा। तो जिस भी इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं आउटर मोस्ट शेल में अगर मान लीजिए कि 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उनमें से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, शेल की बात कर रहे हैं, उनमें से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जो होगा जिसको कि हम बोल देंगे बेटा टेस्ट इलेक्ट्रॉन या टारगेट इलेक्ट्रॉन। टेस्ट इलेक्ट्रॉन या टारगेट इलेक्ट्रॉन का मतलब यह है कि ये वो इलेक्ट्रॉन है जिस पर हम नेट फोर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। हमारा गोल क्या है? हम आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर नेट फोर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो जिस इलेक्ट्रॉन पर हम नेट फोर्स कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं उसका ही नाम हमने क्या दिया है? टेस्ट इलेक्ट्रॉन या टारगेट इलेक्ट्रॉन। अब ये जो आउटर मोस्ट शेल का टेस्ट इलेक्ट्रॉन है ये कितने तरीके के फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? तो पहली बात तो ये कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंडेड स्टेट में क्यों है, वो एटम में रुका हुआ क्यों है? तो एटम में रुकने के पीछे रीजन क्या है? अंदर की ओर लगने वाला एक अट्रैक्शन फोर्स। ये जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल कर रहा है, खींच रहा है, एंड उसको हमने रिप्रेजेंट करा है बेटा AF से, जहां पर AF का मतलब है अट्रैक्शन फोर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे AF लिखा हुआ है, अट्रैक्शन फोर्स। बट एट द सेम टाइम द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इस पर बाहर की ओर रिपल्शन लगाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां पर रखा हुआ है तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबके सब इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर एक बाहर की ओर धक्का लगा रहे हैं, एक बाहर की ओर रिपल्शन फोर्स लगा रहे हैं। ये जो रिपल्शन फोर्स लग रहा है इसको हम डिनोट कर रहे हैं बेटा RF से। किससे डिनोट कर रहे हैं हम इसको? RF से डिनोट कर रहे हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कि आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी ओर अंदर खींचना चाहता है। तो न्यूक्लियस अपनी ओर जब अंदर खींचना चाह रहा है तो किस अट्रैक्शन फोर्स से खींचेगा? तो ऑब्वियसली जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस में उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन होगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह बात कही जा सकती है कि आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर Z से अट्रैक्शन फोर्स को फील कर रहा होगा। और ये जो बाकी के रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इस पर बाहर की ओर रिपल्शन लगा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? इस बाहर के इलेक्ट्रॉन को अंदर आने से रोक रहे हैं। इस बाहर के इलेक्ट्रॉन को अंदर आने से रोक रहे हैं, मतलब इन बाहर के इलेक्ट्रॉन के लिए, ये बाहर के इलेक्ट्रॉन के लिए अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक तरीके से शील्ड की तरह काम कर रहे हैं, ये एक ढाल की तरह काम कर रहे हैं, ढाल की तरह काम कर रहे हैं, एक स्क्रीन की तरह, एक पर्दे की तरह काम कर रहे हैं, जो कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर नहीं आने दे रहा है,
जो कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर नहीं आने दे रहा है। तो अगर मोटे मोटे आसान भाषा में शब्दों में अगर कहा जाए तो यह बात कही जा सकती है कि जो अंदर के इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फोर्स लगा रहे हैं उसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। और इसका जो कांस्टेंट निकल करके आता है मैथमेटिकल, उसको हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ये बात समझ में आई आपको? आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, टेस्ट इलेक्ट्रॉन या टारगेट इलेक्ट्रॉन, इस पर कुछ अंदर की ओर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, बट एट द सेम टाइम इस पर कुछ बाहर की ओर रिपल्शन फोर्स भी लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। सो द रिपल्शन फोर्स अप्लाइड बाय रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑन द आउटर मोस्ट टेस्ट और टारगेट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, सिग्मा। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करेंगे हम, शील्डिंग या स्क्रीनिंग को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बाहर का जो आउटर मोस्ट शेल का टेस्ट या टारगेट इलेक्ट्रॉन होगा, उस पर जो अंदर के इलेक्ट्रॉन नेट रिपल्शन फोर्स बाहर की ओर लगा रहे हैं, बस उसी को हम क्या बोल देते हैं, स्क्रीनिंग बोल देते हैं, या फिर हम उसको क्या बोल देते हैं, शील्डिंग बोल देते हैं। स्क्रीनिंग बोले या शील्डिंग बोले, दोनों का मतलब एक ही है, और इसको हम सिग्मा नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका नोटेशन क्या होता है बेटा, सिग्मा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नाउ व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? reduced attraction force or net attraction force applied by nucleus on the outermost shell test electron / target electron is known as effective nuclear charge। इस बात का मतलब क्या है, इफेक्टिवली outermost shell का इलेक्ट्रॉन कितना न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा होगा, बस इसी का नाम क्या है बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको कि हम Z इफेक्टिव से डिनोट करेंगे, जिसको कि हम Z इफेक्टिव से डिनोट करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए हम किसी एलिमेंट की अगर बात करें, तो जैसा भी आपने थोड़ी देर पहले डायग्राम देखा था, ये जो डायग्राम देखा था बेटा आपने, इस डायग्राम में आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, टेस्ट इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, सिर्फ एग्जांपल के लिए माने कि ये अंदर की ओर 10 से अट्रैक्शन फोर्स फील कर रहा था। मतलब कि अगर मान लीजिए कि 10 प्रोटॉन्स थे, तो 10 से ये अट्रैक्शन फोर्स अंदर की ओर फील कर रहा था। तो 10 से जो अट्रैक्शन फोर्स फील कर रहा है, ये तो किसके द्वारा है, एटॉमिक नंबर Z के द्वारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के द्वारा। पर जो अंदर के इलेक्ट्रॉन इस पर बाहर की ओर रिपल्शन लगा रहे हैं, उसको हम डिनोट कर रहे हैं सिग्मा से। और मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए वो फोर्स कितना है, 6 है। मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए वो फोर्स कितना है, 6 है। तो 10 लग रहा है अंदर की ओर, बाहर लग रहा है 6, तो बचा हुआ 4 क्या है, बस वही Z इफेक्टिव है। तो बचा हुआ 4 क्या है, वही Z इफेक्टिव है। मतलब कि जो नेट अट्रैक्शन फोर्स बचेगा, नेट फोर्स क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स माइनस रिपल्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स अगर मान लीजिए हमने 10 का माना, रिपल्शन फोर्स मान लीजिए हमने 6 का माना, तो जो बचा हुआ 4 है, बस उसी का मतलब क्या है, Z इफेक्टिव। कि इफेक्टिवली अब वो कितना न्यूक्लियर का चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, टेस्ट इलेक्ट्रॉन या टारगेट इलेक्ट्रॉन, बस उसी का नाम हमने क्या दे दिया है, Z इफेक्टिव दे दिया है। मतलब Z इफेक्टिव को अगर हम एनालिटिकल टर्म्स में समझना चाहें, तो यह बात कही जा सकती है कि जो आउटर मोस्ट शेल का टेस्ट इलेक्ट्रॉन या टारगेट इलेक्ट्रॉन है, उसको ना तो 10 अंदर अट्रैक्शन फोर्स से मतलब रहा, ना ही उसको बाहर लगने वाले 6 रिपल्शन फोर्स से मतलब रहा। उसको अब सिर्फ और सिर्फ नेट फोर्स कितना फील होगा, 4 का फोर्स फील होगा, और वो क्या होगा, इनवर्ट्स होगा। तो इफेक्टिवली वो कितना न्यूक्लियस का चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, 4 का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और उसी का नाम हमने क्या दे दिया है, Z इफेक्टिव दे दिया है। तो इसको लेमन टर्म्स में आप इस तरीके से समझ सकते हैं। सो व्हाट इज Z इफेक्टिव? द रिड्यूस अट्रैक्शन फोर्स और नेट अट्रैक्शन फोर्स। जैसा मैंने आपको बताया बेटा, जो नेट अट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड बाय न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट शेल और टारगेट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज व्हाट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फॉर्मूला के फॉर्म में आप देख सकते हैं बेटा, F अट्रैक्शन माइनस रिपल्शन, जैसा मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, अभी अंदर की ओर 10 से अट्रैक्शन लग रहा था, एग्जांपल में देखा था हमने, बाहर की ओर 6 से रिपल्शन लग रहा था। तो 10 में से अगर आप 6 घटाएंगे तो बाकी बचा हुआ क्या आएगा, नेट अट्रैक्शन फोर्स, और उसी का नाम हमने क्या दिया है, Z इफेक्टिव दिया है। नाउ व्हाट इज Z? Z हम जानते हैं एटॉमिक नंबर होता है या न्यूक्लियर चार्ज होता है। सिग्मा को हमने डिनोट करा बेटा स्क्रीनिंग या शील्डिंग कांस्टेंट से। तो Z इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या निकल करके आएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल करके आ रहा है बेटा Z इफेक्टिव का। Z इफेक्टिव क्या होगा, Z इफेक्टिव है हमारे पास में Z माइनस सिग्मा, जहां पर Z रिप्रेजेंट करेगा उसका न्यूक्लियर चार्ज, जिसको कि हम एटॉमिक नंबर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और सिग्मा रिप्रेजेंट करेगा उसके स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट को। तो जो अट्रैक्शन फोर्स है माइनस जो रिपल्शन फोर्स है, तो जो नेट अट्रैक्शन फोर्स बचेगा उसी का नाम क्या दिया जाएगा, Z इफेक्टिव दिया जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, इस फॉर्मूले को आप मेमोराइज करके चलें, आगे हमारे बहुत काम आने वाला फॉर्मूला है। चलिए आगे मूव करते हैं। नाउ फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज सिग्मा इक्वल टू 0, इस बात का मतलब क्या है? तो चलिए हम वापस से अपने पुराने डायग्राम को देखते हैं। देखें,
जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डायग्राम देखा था बेटा, ये इसके अंदर ये जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन या टारगेट इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा का मतलब हमने क्या समझा, सिग्मा का मतलब हमने समझा लगने वाला नेट रिपल्शन फोर्स। क्या कोई भी स्पीशी खुद पर कोई फोर्स लगा सकती है? क्या ये आउटर मोस्ट शेल का टेस्ट या टारगेट इलेक्ट्रॉन खुद पर धक्का लगा सकता है? क्या खुद को ये बाहर की ओर धकेल सकता है? ऑब्वियसली बात है, कोई भी स्पीशी खुद पर तो फोर्स लगा नहीं सकती है, और अगर खुद पर फोर्स लगा नहीं सकती है, इसका मतलब हमने इसके लिए क्या मान लिया, सिग्मा का वैल्यू 0, क्योंकि सिग्मा का मतलब क्या है, रिपल्शन फोर्स। तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन या टारगेट इलेक्ट्रॉन द्वारा खुद पर लगने वाला जो नेट फोर्स है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इसलिए हमने बोला कि टेस्ट और टारगेट इलेक्ट्रॉन के लिए जो सिग्मा का वैल्यू होता है वो क्या होता है बेटा, 0 हो जाता है। तो जैसा कि अभी हमने यहां पर मेंशन करा, देख सकते हैं बेटा, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज सिग्मा इक्वल टू कितना है, 0। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट, अगर हम शेल नंबर के हिसाब से बात करें बेटा, अगर हम शेल नंबर के हिसाब से बात करें तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन NH शेल में मौजूद है तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन को हटा दें, अगर हम टेस्ट इलेक्ट्रॉन को हटा दें क्योंकि हम उस पर तो नेट फोर्स निकाल रहे हैं, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन NH शेल में मौजूद है तो उसके लिए सिग्मा का वैल्यू कितना होगा, 0.35 पर इलेक्ट्रॉन, 0.35 पर इलेक्ट्रॉन। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये पॉइंट कहां से आया, तो एक्चुअल में बेटा एक साइंटिस्ट इनका नाम था स्लेटर, स्लेटर्स रूल टू कैलकुलेट स्क्रीनिंग कांस्टेंट और सिग्मा। जो साइंटिस्ट स्लेटर थे, इन्होंने अपना रूल दिया था, इन्होंने ये बात कही थी कि अब से अगर हम सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद इन्होंने कुछ वैल्यूज को डिड्यूस करा, कुछ वैल्यूज को बताया, बस उन्हीं वैल्यूज के बारे में हम यहां पर बता रहे हैं। उन्होंने क्या बोला कि आउटर मोस्ट शेल NH शेल जो है इसके लिए सिग्मा का वैल्यू कितना है, 0.35 पर इलेक्ट्रॉन। N-1H शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए वैल्यू होगा 0.85 पर इलेक्ट्रॉन, और N-2h या उससे अंदर जितने भी होंगे, मतलब N-3 हो जाए, N-4 हो जाए, N-5 हो जाए, जितने भी शेल होंगे सबके लिए सिग्मा का वैल्यू कितना होगा, 1 पर इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट शेल के लिए, NH शेल के लिए 0.35 पर इलेक्ट्रॉन, N-1 को हम पेनल्टीमेट शेल भी बोल सकते हैं, इसके लिए होगा 0.85 पर इलेक्ट्रॉन। N-2 और रेस्ट ऑल इन सब के लिए क्या वैल्यू होगा बेटा, 1 पर इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसको हम अप्लाई करके देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें बेटा, एग्जांपल लिया हमने यहां पर लिथियम। अब लिथियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है, तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आप कॉन्फ़िगरेशन लिखें। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, कॉन्फ़िगरेशन लिखा बेटा आपने 1s2 1s2 के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल आप देख सकते हैं बेटा, ये आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, ये आउटर मोस्ट शेल सेकंड शेल है। इसको हमने क्या रिप्रेजेंट करा, इसको हमने रिप्रेजेंट करा n से, स्मॉल n से। तो ऑटोमेटिकली जो 1s2 वाला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो n-1 हो जाएगा। आउटर मोस्ट शेल को हमने n से रिप्रेजेंट करा तो 1s2 वाला क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। अब आप एक बात देखें बेटा, आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, और वही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, टेस्ट इलेक्ट्रॉन। तो हम चाहें तो यहां पर इसको इस तरह से मेंशन भी कर सकते हैं कि ये जो 1 लिखा हुआ है इसको हम क्या बोल दें कि दिस इज द टेस्ट इलेक्ट्रॉन। टेस्ट इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या बोल सकते हैं बेटा, टारगेट इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। टेस्ट इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, टारगेट इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट अब हम कैलकुलेशन करने की बात करेंगे। तो देखिए बेटा, NH शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, NH शेल के अंदर एक तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए सिग्मा का वैल्यू 0 हो गया, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में हो गए कितने, 0। और अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि सिग्मा का वैल्यू NH शेल के लिए कितना होता है, 0.35 पर इलेक्ट्रॉन। तो आपने यहां पर रखा इसको 0 × 0.35। ये 0 क्यों रखा, आपको समझ में आ रहा है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एक भले ही है पर वो तो खुद ही टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, उसको छोड़ करके कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं, इसलिए हमने लिखा 0 × 0.35। फिर N-1H शेल, फर्स्ट शेल N-1H शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर लिखा हमने 2 × 0.85, क्योंकि N-1 के लिए सिग्मा का वैल्यू क्या दिया गया है, स्लेटर के द्वारा 0.85 दिया हुआ है। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू तो आ जाएगा 0, और ये वैल्यू 2 × 0.85, ये वैल्यू कितना आएगा बेटा, 1.70। तो ये आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आप कैलकुलेट कर रहे हैं सिग्मा। अब आप Z इफेक्टिव का फॉर्मूला अप्लाई करें। व्हाट इज Z इफेक्टिव, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। Z का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर, तो आपने यहां पर वैल्यू पुट करा 3, एटॉमिक नंबर है बेटा लिथियम का 3, सिग्मा निकाला आपने, वो कितना आया था 1.7, तो 3 - 1.7 वैल्यू करेंगे तो कितना आएगा 1.3। इसका मतलब लिथियम के लिए Z इफेक्टिव का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 1.3, 1.30 या 1.3, ये आ गया वैल्यू लिथियम के लिए। अगले एलिमेंट के बारे में बात करते हैं बेटा। लिथियम के बाद अगला एलिमेंट सब्सिक्वेंट पीरियड के अंदर क्या आता है, लिथियम के बाद अगला एलिमेंट आएगा हमारे पास बेरिलियम। बेरिलियम के अंदर लिखा हमने कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। फिर से वही काम करें बेटा, ये आउटर मोस्ट शेल सेकंड शेल है, इसको हम आउटर मोस्ट शेल मानेंगे, तो 1s2 वाला जो होगा ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑटोमेटिक N-1 वाला हो जाएगा। तो जैसे हमने यहां रिप्रेजेंट करा, आउटर मोस्ट शेल सेकंड शेल NH शेल, 1s2 वाला N-1H शेल।
अब आप देखें बेटा, बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, पर इन 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर से एक तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, टेस्ट इलेक्ट्रॉन बोले या टारगेट इलेक्ट्रॉन बोले एक ही बात है। तो जो एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन है या टारगेट इलेक्ट्रॉन है उसको तो हम काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि उसके लिए तो बाय डिफॉल्ट सिग्मा का वैल्यू 0 हो गया। अब हम फर्दर सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करा बेटा हमने, तो आउटर मोस्ट शेल NH शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन को हटाने के बाद एक इलेक्ट्रॉन बचा। NH शेल के लिए वैल्यू कितना है 0.35, तो 1 × 0.35। N-1H शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो 2 × 0.85। तो सिग्मा का वैल्यू आपने सॉल्व करा बेटा, तो 2 × 0.85 वैल्यू का आएगा 1.7, 1.7 प्लस 0.35 वैल्यू आएगा बेटा कितना 2.05। इस तरह से सिग्मा का वैल्यू आया 2.05। फिर हमने वही फॉर्मूला अप्लाई करा, Z इफेक्टिव इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। Z का वैल्यू कितना है, एटॉमिक नंबर है बेरिलियम के लिए 4, सिग्मा का वैल्यू आया 2.05, तो Z इफेक्टिव कितना आ गया बेटा 1.95। कितना वैल्यू आ गया 1.95। नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट एलिमेंट आएगा हमारे पास में बोरोन। बोरोन के अंदर देखें बेटा आप, कॉन्फिगरेशन लिखा आपने एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, ध्यान दीजिएगा हम सिर्फ शेल के बारे में बात कर रहे हैं, नॉट अबाउट सब शेल। पूरे शेल को डिस्कस करा जाएगा। तो पूरा का पूरा सेकंड शेल जिसके अंदर S भी इंक्लूड होगा, जिसके अंदर P भी इंक्लूड होगा, दोनों को मिलाकर के आउटर मोस्ट शेल बोला जाएगा। दोनों को मिलाकर के आउटर मोस्ट शेल बोला जाएगा। और जो 1s2 लिखा हुआ है ये ऑटोमेटिकली n-1th हो जाएगा। अब फिर से वही काम, टेस्ट इलेक्ट्रॉन को पिक करना है। तो आप देख सकते हैं बेटा सबसे आखिरी में इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 2p1 वाला होगा। तो हम इसके लिए क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे लिए टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसके लिए तो सिग्मा का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे जिनके लिए सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट हो सकता है, बचेंगे 2। यहां पर हमने फॉर्मूला अप्लाई करा, इसको NH शेल, इसको n-1h शेल अप्लाई करा। सिग्मा का वैल्यू आउटर मोस्ट शेल NH शेल के लिए 0.35, कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। n-1 के लिए 2 × 0.85, सॉल्व करेंगे इसको बेटा तो ये आएगा अपने पास 1.7 प्लस 0.7, ये वैल्यू कितना आएगा अपने पास 2.40। सिग्मा का वैल्यू आ गया 2.40। Z इफेक्टिव का फॉर्मूला अप्लाई करा, Z माइनस सिग्मा। Z का मतलब एटॉमिक नंबर, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, सिग्मा का वैल्यू आया 2.4, तो Z इफेक्टिव अल्टीमेटली कितना आ गया 2.60 या फिर 2.6 वैल्यू आ गया हमारे पास बोरोन का। अगले एलिमेंट की बात करें बेटा, लेटेस्ट सपोज हम एक कोई रैंडमली एलिमेंट पिक करते हैं, सोडियम। अब सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम का आउटर मोस्ट शेल क्या हो गया, थर्ड शेल। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल है थर्ड शेल, इसको हम क्या बोलेंगे NH शेल। इससे कम वाले को, पूरे सेकंड शेल को, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, पूरे शेल के बारे में बात करेंगे, सब शेल को डिस्कस अलग से नहीं करेंगे। उस शेल में जितने भी सब शेल होंगे उन सबको हम एक साथ ही काउंट करेंगे, क्योंकि हम यहां पर शेल नंबर की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास आउटर मोस्ट शेल थर्ड शेल NH शेल, n-1 हो गया सेकंड शेल, n-2 हो गया हमारे पास फर्स्ट शेल। फिर अगला काम है हमारा टेस्ट इलेक्ट्रॉन को देखना। आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हम इसी के लिए क्या बोलेंगे कि यही इलेक्ट्रॉन क्या है, यही है वो इलेक्ट्रॉन जिसको कि कहा जाएगा टेस्ट इलेक्ट्रॉन या फिर टारगेट इलेक्ट्रॉन। इसके लिए सिग्मा का वैल्यू 0 हो जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई करा हमने, तो देखिए बेटा NH शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, टेस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए तो वैल्यू हो गया 0, बाकी कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, तो 0 × 0.35। n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन, तो S में 2, P में 6, टोटल हो गए 8, तो 8 × 0.85। n-2 में कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो 2 × 1। इसको आपने सॉल्व करा तो सिग्मा का वैल्यू कितना आएगा बेटा 8.8। फिर हम Z इफेक्टिव का फॉर्मूला वापस से अप्लाई करते हैं। Z इफेक्टिव क्या आएगा, Z माइनस सिग्मा। फॉर्मूला अप्लाई करा, Z का एटॉमिक नंबर 11, सिग्मा का वैल्यू आया 8.8, और फाइनली Z इफेक्टिव का वैल्यू कितना आ गया 2.2 आ गया। तो इस तरीके से बेटा आप इन कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देख सकते हैं कि सिग्मा की कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान है। बस आपको स्लेटर का रूल पता होना चाहिए और Z इफेक्टिव का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो क्या होता है, Z इफेक्टिव इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। ये जो अभी हमने आपको कैलकुलेशंस करके बताई हैं, सिमिलर टाइप की कैलकुलेशंस आप आगे और भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं बेटा स्लेटर रूल के अंदर ही नेक्स्ट हमारे पास में कुछ एलिमेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन। अब Z इफेक्टिव की कैलकुलेशन जब हमने करी तो हमने कुछ पॉइंट देखे, उसको हम एज एन एग्जांपल देखते हैं बेटा। यहाँ पे आप कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम किसी ग्रुप की बात करें, मान लीजिए हमने ग्रुप नंबर 1 की, क्योंकि यहाँ जो एलिमेंट लिखे हुए हैं वो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट लिखे हुए हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंचियम। यहां पर हमने देखा लिथियम का वैल्यू आया 1.3, सोडियम का वैल्यू आया 2.2। पर आप एक बात देखें, लिथियम से सोडियम तो Z इफेक्टिव बढ़ गया, बट उसके बाद Z इफेक्टिव कांस्टेंट है। आप देख सकते हैं बेटा Z इफेक्टिव कांस्टेंट है। उसके बाद अगर हम किसी पीरियड की बात करें, लेट अस सपोज अगर हम सेकंड पीरियड की बात करते हैं, तो बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अब ये देखे थे आपने। यहां पर अगर आप वैल्यू देखते हैं बेटा,
तो बेरिलियम, बोरोन, कार्बन हर जगह पर वैल्यू लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप नोट करें बेटा तो बेरिलियम से बोरोन की ओर जाने में जो इंक्रीमेंट आया जेड इफेक्टिव में वो किससे आया, वो आया 0.65 से। फिर अगर आप बोरोन से कार्बन की ओर जाते हैं तो 3.25 माइनस 2.60, अगेन वैल्यू किससे बढ़ रहा है, 0.65 से बढ़ रहा है। सिमिलरली अगर आप कार्बन से नाइट्रोजन की ओर जाते हैं तो अगेन आप देख सकते हैं बेटा यहां पर वैल्यू किससे बढ़ रहा है, 0.65 से बढ़ रहा है। और सिमिलरली आप आगे वाले एलिमेंट्स के लिए भी देख सकते हैं। तो जेड इफेक्टिव की अगर देखी जाए बात बेटा, तो जेड इफेक्टिव के अंदर कैलकुलेशंस आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, मतलब कि कैलकुलेशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि इसके रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, जितने कि इसके रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको रिजल्ट को ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं बेटा रिजल्ट की। फर्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप जेड इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट। फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप जेड इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट। किसी ग्रुप के अंदर जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है, जैसा कि अभी आपने देखा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है। इस बात को आप मेमोराइज करके चलें, इस बात को आप याद करके चलें, ये रिजल्ट हमारे बहुत काम का है। सेकंड पॉइंट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस बाय 0.65। लेफ्ट टू राइट की अगर बात करी जाए बेटा तो लेफ्ट टू राइट में जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है किस वैल्यू से, 0.65 वैल्यू से बढ़ जाता है। यहां पर हम जनरली एस और पी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो जेड इफेक्टिव किससे बढ़ता है, 0.65 से। तो दो बातें आपको याद रखनी है। पहली बात तो ये कि ग्रुप के अंदर जेड इफेक्टिव कांस्टेंट होता है, और दूसरी बात ये कि पीरियड के अंदर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। ग्रुप के अंदर जेड इफेक्टिव कांस्टेंट होता है, पीरियड के अंदर जेड इफेक्टिव लगातार इंक्रीज होता है। आगे बात समझ में बेटा। तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूं बेटा, कैलकुलेशंस आर नॉट सो इंपॉर्टेंट। कैलकुलेशन को अगर आप एक बार स्किप कर भी देते हैं तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट रिजल्ट जो है इसके वो हमारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिजल्ट का ही हम आगे सब्सिक्वेंट प्रॉपर्टीज जो पढ़ेंगे वहां पर एक के बाद एक के बाद एक यूज करते चले जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके रिजल्ट, इसको आप मेमोराइज करके चलें। नेक्स्ट, अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं बेटा। जैसे कि हमारे सामने क्वेश्चन आया, इन सोडियम एटम द स्क्रीनिंग इज ड्यू टू। सोडियम एटम में स्क्रीनिंग किसकी वजह से होगी, स्क्रीनिंग का मतलब शील्डिंग। तो सबसे पहला काम तो हमारा यह है कि हम सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। सोडियम का आपने देखा एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 11। कॉन्फ़िगरेशन लिखा आपने, ये क्या होता है, ये होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब ये पूछ रहा है आपसे कि स्क्रीनिंग किसकी वजह से, इज ड्यू टू मतलब क्या कारण है, किन की वजह से स्क्रीनिंग लगेगा। तो सबसे पहले तो आप टेस्ट इलेक्ट्रॉन को पहचाने, क्योंकि टेस्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से सिग्मा नहीं लगता, उस पर तो हम सिग्मा कैलकुलेट करते हैं, उस पर तो हम स्क्रीनिंग या शील्डिंग कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, यही तो हो जाएगा टेस्ट इलेक्ट्रॉन। इसको ही तो हम क्या बोलेंगे, टेस्ट इलेक्ट्रॉन या टारगेट इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो इस पर तो फोर्स लगने से रहा, तो फोर्स लगाएगा कौन, तो बाकी जो अंदर बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबके सब इस पर फोर्स लगाएंगे। मतलब जो स्क्रीनिंग लगाने वाले इलेक्ट्रॉन शामिल हैं वो कौन होंगे, 1s2 2s2 और 2p6। तो इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्वेश्चन के अंदर स्क्रीनिंग किसकी वजह से होगी, तो स्क्रीनिंग होगी बेटा 1s2 2s2 2p6 वाले की वजह से। आंसर आ जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्लेटर्स रूल ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द केस ऑफ ली Na एंड के, लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम के लिए क्या ऑर्डर होगा। एक बढ़िया सवाल है ये। लिथियम सोडियम और पोटेशियम की अगर बात करें बेटा, तो लिथियम सोडियम और पोटेशियम ये पीरियोडिक टेबल में किस तरह से रिलेटेड हैं। तो आपको मालूम है कि ये तीनों एलिमेंट एक ग्रुप के एलिमेंट है, ग्रुप नंबर फर्स्ट एक एलिमेंट है। ग्रुप नंबर फर्स्ट के अंदर आप जानते हैं किसी भी ग्रुप के अंदर जेड इफेक्टिव कांस्टेंट होता है, पर थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि जो लिथियम था, ये जो लिथियम था बेटा, इसके लिए हमारे पास वैल्यू कितना आया था, 1.3 आया था। सोडियम के लिए वैल्यू कितना आया था बेटा, 2.2 आया था। पोटेशियम के लिए वैल्यू कितना आया था, 2.2 आया था। तो आप देख सकते हैं, हमने आपको बताया था कि आप जनरलाइज करके याद रखें कि किसी ग्रुप के अंदर जेड इफेक्टिव कांस्टेंट होता है, पर लिथियम से सोडियम में बढ़ जाता है। इनफैक्ट अगर हम यहां पर बात करें तो जो एलिमेंट सेकंड पीरियड के होंगे, जो एलिमेंट सेकंड पीरियड के होंगे और जो एलिमेंट थर्ड पीरियड के होंगे, तो सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड की ओर मूव करने पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। हाँ, उसके बाद जेड इफेक्टिव कांस्टेंट होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद जेड इफेक्टिव कांस्टेंट होना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम यहां पर जेड इफेक्टिव की बात करें तो जेड इफेक्टिव में लिथियम से सोडियम का ज्यादा होगा, पर उसके बाद वो वैल्यू बराबर हो जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको आप याद रखें। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम से बड़ा सोडियम और सोडियम और पोटेशियम बराबर, फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा,
थर्ड नहीं होगा, आंसर क्या जाएगा बेटा अपना फोर्थ ऑप्शन, आंसर क्या जाएगा अपना फोर्थ ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ शील्डिंग और स्क्रीनिंग फॉर सेम सेल, फॉर सेम सेल। अब हम सेल नंबर को सेम रखेंगे, और सेल नंबर को सेम रखने का मतलब है कि जो स्मॉल n है, जो स्मॉल n होता है, जो हाईएस्ट वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम बार बार डिनोट करते हैं n से, या फिर हम किसी सेल की बात करें तो अगर हम सेल को सेम रख देंगे तो ऑर्डर ऑफ शील्डिंग क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान दीजिए बेटा। S और P और D और F, आप जानते हैं चार तरीके के सब सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है S, एक होता है P, एक होता है D, एक होता है F। तो यहां पर जो ऑर्डर ऑफ शील्डिंग, यहां के अगर आप बोलें कि सिग्मा का ऑर्डर क्या होगा, सिग्मा का ऑर्डर क्या होगा, तो S की शील्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग, उससे वीक होती है P की, उससे वीक होती है D की, उससे वीक होती है F की। ऐसा क्यों होता है इसको आप समझ सकते हैं बेटा। आप ये बात पढ़कर आए हैं कि S सबसेल सबसे छोटा सबसेल होता है, तो S सबसेल सबसे छोटा सबसेल है, P उससे थोड़ा बड़ा होता है, डंबल होता है, D उससे और बड़ा होता है, डबल डंबल होता है, F उससे और बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स शेप का होता है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन एक बहुत छोटे एरिया के अंदर मौजूद है, जहां पर इलेक्ट्रॉन एक बहुत छोटे एरिया के अंदर मौजूद है, वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो उसके द्वारा लगने वाले रिपल्शन का वैल्यू भी ज्यादा होगा। जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है वहां पर उसके द्वारा लगने वाले रिपल्शन का वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगा। तो सबसे छोटा साइज है S का, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होगी S में, मतलब सबसे ज्यादा रिपल्शन भी कौन लगाएगा, S में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है वो लगाएगा। S के कंपैरिजन में अगर हम P की बात करें तो P के अंदर हम आप जानते हैं बेटा दो लोब आ जाते हैं। P का शेप आप जानते हैं कैसा होता है, डंबल होता है, तो शेप बढ़ गया, साइज बढ़ गया, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो फैल जाता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी कम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी कम तो उसके द्वारा लगने वाला रिपल्शन भी क्या हो जाएगा, कम। सिमिलरली डी के अंदर साइज और बड़ा हो जाएगा, डबल डंबल टाइप के होते हैं, जो इसके अधिकतर ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें चार इस तरह से लोब बने होते हैं बेटा। चार लोब में इलेक्ट्रॉन जब फैलेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगने वाला रिपल्शन यानी कि स्क्रीनिंग या शील्डिंग भी कम हो जाएगा। और सिमिलरली F जो है उसका साइज सबसे बड़ा होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम डेंस होगा, तो इसके द्वारा रिपल्शन जो लगेगा वो बहुत ही वीक होगा, ना के बराबर रिपल्शन लगता है। तो अगर हम यहां पर बात करें बेटा कि S और P और D और F के अंदर क्या बात कही जा सकती है, तो इनफैक्ट आप एक बात याद रखें कि जो S और P के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है इसकी वजह से क्या लगता है, इसकी वजह से लगने वाले शील्डिंग को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग शील्डिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग शील्डिंग। D और F दोनों के लिए बात कही जा सकती है कि D और F दोनों के लिए शील्डिंग कैसी होती है, दोनों के लिए शील्डिंग कैसी होती है, पुअर होती है। पर अगर F सबसेल की बात करी जाए तो F सबसेल के लिए जो शील्डिंग होगी वो तो एकदम ना के बराबर होगी, ये एकदम नेग्लिजिबल होगा, नेग्लिजिबल होगा, ना के बराबर होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। इस ऑर्डर में आपको याद रखना है कि सेल का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। नाउ यहां बगल में लिखा हुआ है बेटा ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, पेनिट्रेशन वर्ड का मतलब यह है कि अगर आप किसी एटम को देखें, मान लीजिए हम यहां खड़े हैं और हम अगर किसी एटम को देख रहे हैं तो सबसे अंदर की ओर डीपली पेनिट्रेटेड कौन है, तो डीपली पेनिट्रेटेड सबसे अंदर की ओर कौन मिलेगा आपको, न्यूक्लियस की ओर, S सबसेल। तो S का पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है, मतलब S अंदर की ओर धंसा हुआ है, न्यूक्लियस की ओर अंदर की तरफ गया हुआ है। मतलब अगर बाहर से देख रहे हैं तो न्यूक्लियस को सबसे अंदर अप्रोचिंग किसकी मिल रही है हमको, S की। S से थोड़ा आपको बाहर की तरफ मिलेगा P, तो उसका पेनिट्रेशन पावर कम, थोड़ा और बाहर की तरफ मिलेगा D, उसका पेनिट्रेशन पावर और कम, और F सबसे बाहर मिलेगा तो उसका पेनिट्रेशन पावर सबसे कम हो जाएगा। तो पेनिट्रेशन पावर का मतलब ये होता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि कौन सा सबसेल न्यूक्लियस की ओर ज्यादा पेनिट्रेटेड है, ज्यादा अंदर की ओर भेदा हुआ है, ज्यादा अंदर की ओर एटम की ओर धंसा हुआ है, ऐसी बात इसको कही जा सकती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है बेटा, याद रखें। S और P की शील्डिंग स्ट्रॉन्ग, D और F की शील्डिंग पुअर, इनफैक्ट F की तो कैसी होती है, नेग्लिजिबल शील्डिंग होती है। अब हम बात करते हैं बेटा Z इफेक्टिव फॉर आयंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा आयंस के बारे में, क्योंकि हम आयंस के बार बार स्टडी करेंगे। आयंस के लिए क्या बात कही जा सकती है, तो Z इफेक्टिव जो है वो प्रोपोर्शनल होगा बेटा पॉजिटिव चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा नेगेटिव चार्ज के। इसको आप कॉमन सेंस से समझ सकते हैं बेटा, जैसे जैसे आप प्रोटॉन का नंबर बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन न्यूक्लियस का जो है, न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो बढ़ता चला जाएगा। अगर अट्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा तो उसकी वजह से Z इफेक्टिव भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि Z इफेक्टिव क्या है, Z इफेक्टिव नेट अट्रैक्शन फोर्स ही तो है।
तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और अगर आप नेगेटिव चार्ज बढ़ाते हैं तो नेगेटिव चार्ज बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो मतलब रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा मतलब सिग्मा का वैल्यू बढ़ेगा, और अगर सिग्मा का वैल्यू बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव का वैल्यू कम हो जाएगा, अगर सिग्मा का वैल्यू बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव का वैल्यू कम हो जाएगा। इसीलिए अगर पॉजिटिव बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, नेगेटिव बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव घटेगा। इस पॉइंट को बेटा कहां पर अप्लाई करना होता है? इस पॉइंट को दो जगह पर अप्लाई करना होता है। फर्स्ट, Z इफेक्टिव फॉर डिफरेंट आयंस ऑफ एन एलिमेंट, जब एक एलिमेंट के डिफरेंट आयंस होंगे वहां अप्लाई करेंगे। सेकंड, Z इफेक्टिव फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड का मतलब क्या है? मेरे हिसाब से आइसो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड आपने सुना हुआ है, पर अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आपको बता देता हूं बेटा। पूरी केमिस्ट्री में जहां भी आपको आइसो वर्ड दिखाई देगा, पूरी केमिस्ट्री में जहां भी आपको आइसो वर्ड दिखाई देगा, आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम। तो सेम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी मतलब ऐसे स्पीसी जिनमें कुल इलेक्ट्रॉन, नेट इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बराबर होगा, उनको क्या कहा जाता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी कहा जाता है। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं बेटा, आपको और क्लैरिटी आएगी कॉन्सेप्ट में। नाउ फर्स्ट, Z इफेक्टिव फॉर डिफरेंट आयंस ऑफ एन एलिमेंट, जब एक ही एलिमेंट के डिफरेंट आयंस होंगे, लाइक N+, N और N-। अब ये सब क्या है बेटा? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के डिफरेंट आयंस हैं। तो आप देख सकते हैं बेटा, इस पर पॉजिटिव चार्ज, यहां कोई चार्ज नहीं है, यहां नेगेटिव चार्ज, इधर से इधर की ओर जा रहे हैं, इधर से इधर की ओर जाएंगे, लगातार नेगेटिव चार्ज बढ़ता दिखाई दे रहा है। नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव घटेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव घटेगा। तो यहां बोल सकते हैं, यहां जेड इफेक्टिव ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा? डिक्रीजिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा है। नेक्स्ट है बेटा Fe+, Fe+2, Fe+3। इन सब के अंदर ये भी क्या है? डिफरेंट आयंस ऑफ सेम एलिमेंट। एक एलिमेंट है आयरन, उसके डिफरेंट आयंस हैं, लगातार पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा मतलब कि जेड इफेक्टिव का वैल्यू भी बढ़ेगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया। नेक्स्ट, जेड इफेक्टिव फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी के लिए किस तरह से अप्लाई करें? जैसे कि देखिए बेटा, H-, लिथियम प्लस, बेरिलियम +2 और बोरोन +3। अब इन सब के अंदर एटम तो अलग अलग है, तो ऑब्वियसली डिफरेंट आयंस ऑफ सेम एलिमेंट तो होगा नहीं, पर अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करें तो हाइड्रोजन में होते हैं 1, एक इलेक्ट्रॉन और आ गए तो हो गए 2, लिथियम प्लस में 2, बेरिलियम प्लस में 2, बोरोन +3 में 2। तो सबके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है। तो जब सबके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे बेटा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी। क्या बोलेंगे हम इनको? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी के लिए भी जिसका पॉजिटिव ज्यादा, जेड इफेक्टिव ज्यादा, नेगेटिव ज्यादा, जेड इफेक्टिव कम। देख सकते हैं बेटा, लगातार पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इसका मतलब जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा, तो ऑर्डर कैसा आ जाएगा? इंक्रीजिंग आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा N-3, O-2, F- Na+ Mg+2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करें, N-3 में 10, O-2 में 10, F- में 10, Na+ में 10, Mg+2 में 10। सो दे ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी विद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन्स। फिर से वही वाली बात आप देख सकते हैं बेटा, लगातार नेगेटिव चार्ज घट रहा है, लगातार पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब जेड इफेक्टिव का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो जेड इफेक्टिव ऑर्डर भी कैसा लगा दिया हमने? वापस से इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा दिया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बेटा, एक क्वेश्चन आया हमारे पास, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट किसमें लगेगा? नहीं। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट किसमें नहीं लगेगा? तो जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा वही स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं लगेगा। भाई जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे अगर हम बात करें बेटा हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में आप जानते हैं कॉन्फिगरेशन क्या है इसका? 1s1। तो जो इसका एकमात्र इलेक्ट्रॉन है वो खुद ही क्या है? टेस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो जब वो खुद ही टेस्ट इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए सिग्मा का वैल्यू क्या होगा? इसके लिए सिग्मा का वैल्यू 0 होगा। मतलब जो स्पीसी जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा वो सभी के सभी के अंदर सिग्मा का वैल्यू ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब आपको सभी स्पीसी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। हीलियम प्लस की बात करें बेटा, तो हीलियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन? तो हीलियम प्लस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। एक इलेक्ट्रॉन आपने घटा दिया, एक पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम +2, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 3 में से आप 2 इलेक्ट्रॉन घटा दें तो यहां पर भी कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो यहां तो हमने देख लिया, यहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इन तीनों के अंदर ही एक इलेक्ट्रॉन है, इन तीनों के लिए ही सिग्मा का वैल्यू क्या होगा? 0। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ दीज। मतलब इनमें से किसी के अंदर भी स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा बेटा इसका? 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का हमको करेक्ट ऑर्डर देखना है। अब आप देखें बेटा, यहां पर आपको आयंस दिखेंगे। जब भी कभी बेटा आपको आयंस दिखें तो अधिकतर बार ऐसा होगा कि वो सिर्फ 2 ही कैटेगरी के अंदर जाएगा।
अधिकतर बार ऐसा होगा कि वो सिर्फ दो ही कैटेगरी के अंदर जाएगा। पहला कैटेगरी क्या होगा, डिफरेंट आयंस ऑफ ए सेम एलिमेंट, दूसरा कैटेगरी क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी। इन दोनों कैटेगरी के हिसाब से आप दिमाग में थीम बना करके चलें तो क्वेश्चन आपका फटाफट सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि आप देखें बेटा, कोबाल्ट, कोबाल्ट +2, कोबाल्ट +3, ये सब क्या है, ये सब डिफरेंट आयंस ऑफ सेम एलिमेंट। डिफरेंट आयंस ऑफ सेम एलिमेंट हो, लगातार पॉजिटिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इसका मतलब ये बात कही जा सकती है कि पहला वाला ऑर्डर जो होगा वो एकदम सही होगा, पहला वाला सही होगा। दूसरा देखते हैं कैल्शियम +2, K+ और स्कैंडियम +3। अब आप देखें बेटा, ये सब डिफरेंट आयंस ऑफ सेम एलिमेंट नहीं है, पर अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिने तो कैल्शियम +2 में आएंगे बेटा 18 इलेक्ट्रॉन्स। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 में से 2 घटा दो, बचेंगे 18, 18 इलेक्ट्रॉन्स। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, 1 घटा दो, 18 इलेक्ट्रॉन। स्कैंडियम +3, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, 3 घटा दो, 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये बात कही जा सकती है इन सब के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट का मतलब ये सब स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो जिसका पॉजिटिव ज्यादा उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा, जिसका पॉजिटिव कम जेड इफेक्टिव कम। इसका मतलब कैल्शियम +2 और K+ के अंदर तो ऑर्डर आना चाहिए था कैल्शियम +2 का ज्यादा, पर ये तो ऑर्डर दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड की बात करें, I+, I और I-, ये सब क्या है बेटा, डिफरेंट आयंस ऑफ सेम एलिमेंट, लगातार इधर से इधर की ओर गए, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब जेड इफेक्टिव तो यहां पर कम होना चाहिए, पर ऑर्डर तो उल्टा दे रखा है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन की बात करें, O- और O-2, आप देख सकते हैं बेटा ये भी क्या है, डिफरेंट आयंस ऑफ सेम एलिमेंट। डिफरेंट आयंस ऑफ सेम एलिमेंट होगा तो जो O होगा, फिर O- है, और फिर O-2 अगर हम इस तरह से लिखें तो इसमें इधर से इधर की ओर जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, इसका मतलब जेड इफेक्टिव यहां पर कम होना चाहिए। तो जेड इफेक्टिव ऑर्डर तो कुछ इस तरह से आना चाहिए, और ये ऑर्डर भी आपको यहां दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट होगा। इसका आंसर क्या होगा बेटा, फर्स्ट होगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे बेटा प्रॉपर्टीज के बारे में, अलग अलग प्रॉपर्टीज जो एसोसिएटेड होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है हमारे पास, उसका नाम है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या है, एटम का रेडियस। अब एटम का रेडियस का मतलब क्या है, पहले हम इसके डेफिनेशन के बारे में देखते हैं बेटा। एटॉमिक रेडियस क्या है, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सेम एटम्स। हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सेम एटम्स। यहां पर देखें बेटा, एक वर्ड दिख रहा है आपको, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब क्या है, इंटरन्यूक्लियर मतलब दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। तो अगर कोई दो एटम बॉन्डेड स्टेट के अंदर हैं तो जो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम जनरलाइज कैसे कर सकते हैं, बॉन्ड लेंथ से भी बोल सकते हैं। तो इसको आप बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हैं, इसको आप बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हैं। तो अगर हमने बॉन्ड लेंथ का हाफ कर दिया तो उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाता है, एटॉमिक रेडियस के वैल्यू के बराबर आ जाता है। अब ये 3 तरीके से होता है बेटा, किन किन तरीके से होता है, 3 तरीके से होता है। तो पहली बात तो दिमाग में ये आती है कि सर एटॉमिक रेडियस को आप इस अलग अलग तरीके से डिफाइन क्यों कर रहे हो, आप ऐसा क्यों नहीं कर देते कि एटॉमिक रेडियस को आपने सीधे एक एटम का रेडियस निकाल दिया। तो बेटा किसी भी एटम का रेडियस को निकालना, किसी भी एटम के रेडियस को कैलकुलेट करना एक बहुत ही टफ टास्क है, बहुत मुश्किल काम है। क्यों ऐसा, पहली बात तो ये कि एटम का कोई एक फिक्स शेप या साइज नहीं होता, हम तो उसको स्फेरिकल मान के चलते हैं। पर हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो क्या बात बोलता है, वो ये बात बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कुछ होती है, मतलब उसका कुछ एक दायरा होता है, उस दायरे के बीच में वो मिल सकता है। तो कोई फिक्स शेप नहीं है, कोई फिक्स बाउंड्री नहीं कि नहीं भाई यही मिलेगा। तो एक थोड़ा क्लियर शेप या साइज नहीं हो सकता है किसी एटम का, पहली दिक्कत तो ये। दूसरी दिक्कत ये कि एटम बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल का आप रेडियस कैसे चेक करोगे। और तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये कि अधिकतर एटम जो होते हैं वो बॉन्डेड स्टेट के अंदर मिलते हैं, मतलब कि नोबल गैसेस ही आपको ऐसी मिल सकती हैं जो कि नॉर्मल मोनोवेलेंट स्टेट के अंदर हो। नोबल गैसेस ही आपको ऐसी मिल सकती हैं जो कि नॉर्मल सिंपल एटॉमिक स्टेट के अंदर हो। बाकी जो कंपाउंड्स हैं वो फॉर्म के फॉर्म में, मतलब बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो आपको कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं, बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो आपको कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं। तो इसलिए वो बॉन्डेड स्टेट में होते हैं। इसलिए हमारी मजबूरी फंस जाती है कि सिंस एटम एक बॉन्डेड स्टेट के अंदर होता है तो हम इसको बॉन्डेड स्टेट के हिसाब से ही रेडियस को डिफाइन करें। तो एटम अलग अलग तरीके के बॉन्ड बनाता है, तो जिस जिस तरीके से एटम बॉन्ड बनाता है उस तरीके से साइंटिस्ट ने रेडियस को डिफाइन कर दिया। इसलिए हम एटॉमिक रेडियस को अलग अलग तरीके से देखेंगे। तो एटॉमिक रेडियस 3 तरीके से देखा जाएगा बेटा जनरली। पहला होता है हमारे पास कोवलेंट रेडियस। फर्स्ट जो रेडियस है बेटा हमारे पास उसका नाम है कोवलेंट रेडियस।
कोवलेंट रेडियस का मतलब क्या है? कोवलेंट रेडियस को हम कोवलेंट बॉन्ड से समझ सकते हैं। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? जहां पर दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? जहां दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा उसको बोला जाता है कोवलेंट बॉन्ड। तो जब कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वहां जो रेडियस डिफाइंड होगी उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? कोवलेंट रेडियस बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? कोवलेंट रेडियस बोलेंगे, जिसको कि हम सिंगल बॉन्ड कोवलेंट रेडियस, जिसको कि हम सिंगल बॉन्ड कोवलेंट रेडियस, जिसको कि अगर हम चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं SBCR, सिंगल बॉन्ड कोवलेंट रेडियस भी इसको कहा जा सकता है बेटा, कोवलेंट रेडियस को। ना कोवलेंट रेडियस डिफाइंड कहां होती है? पहले तो ये बिटवीन नॉन मेटल्स होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जनरली नॉन मेटल्स जो होते हैं वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना करके बैठे हुए होते हैं। अब बाय कोवलेंट बॉन्डिंग, अब देखिए बेटा आपको यहां पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम के अंदर आपको दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं। ये दो सर्कल क्या है? मान लीजिए कि ये एक एटम है A, मान लीजिए कि एक एटम है A और बगल में दूसरा एटम है, ये भी क्या है A। तो जब दोनों के दोनों एटम आपस में कंबाइन करे थ्रू अ कोवलेंट बॉन्ड, तो कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग होने के दौरान कुछ बीच में ओवरलैपिंग होगा बेटा, कुछ बीच में ओवरलैपिंग होगा। तो जब ये ओवरलैपिंग हुआ तो इनके बीच में बॉन्ड बना। तो यहां इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, इसी को हमने क्या बोला था? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसी को हमने क्या बोला था बेटा? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, या फिर हम इसको बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हैं। तो अब अगर हम इसको हाफ करें, मतलब अगर इस डिस्टेंस को यहां से लेकर यहां तक का जो ये डिस्टेंस है बेटा, अगर हम इस डिस्टेंस को हाफ करें तो हाफ करने पर आपको दिखेगा बेटा अप्रोक्सीमेट यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ सकता है उसके रेडियस का। यहां से लेकर यहां तक आप चाहें तो इधर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बात एक ही है। यहां से लेकर के यहां तक का जो वैल्यू आएगा इसको हम क्या बोल सकते हैं? अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रेडियस। सो हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स इज सेड टू बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इट्स रेडियस। ध्यान दीजिएगा बेटा, अप्रोक्सीमेट आएगा, बराबर नहीं आएगा। इनफैक्ट जो ओरिजिनल वैल्यू होगा उससे थोड़ा घट करके आएगा। आप अगर इसको लॉजिकली समझें बेटा, तो जो रेडियस आ रहा है वो यहां से लेकर के यहां तक आ रहा है। एक्चुअल में रेडियस यहां तक का होना चाहिए था, एक्चुअल में रेडियस थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, पर ये रेडियस थोड़ा सा बड़ा हो नहीं पा रहा है। तो कोवलेंट रेडियस जो होता है वो एक्चुअल रेडियस से थोड़ा सा शॉर्ट होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। कोवलेंट रेडियस इस तरह से डिफाइंड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम, सेकंड आएगा हमारे पास में मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस जो होता है जिसको कि हम क्रिस्टल रेडियस भी बोल सकते हैं। दोनों नाम याद रखें बेटा आप, मेटालिक रेडियस को ही क्रिस्टल रेडियस भी बोला जा सकता है। अब मेटालिक रेडियस या क्रिस्टल रेडियस कहां होगा? तो बिटवीन मेटल्स होगा, बिटवीन मेटल्स होगा। मेटल्स के अंदर मेटालिक बॉन्डिंग पाई जाती है, मेटल्स के अंदर मेटालिक बॉन्डिंग पाई जाती है, वहां मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जैसे आपने देखा होगा बेटा, एक आयरन का एक रॉड होता है, सरिया जिसको बोलते हैं हम। आयरन का रॉड बहुत मजबूत होता है ना, तो आयरन के रॉड के अंदर क्या है? आयरन के एटम्स है। तो वहां पर आयरन के एटम्स जो हैं वो आपस में जिस बॉन्डिंग के थ्रू अटैच्ड है उस बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं? मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो जहां पर मेटालिक बॉन्ड होगा वहां क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि मेटल्स के अंदर होगा। अब मेटल्स की टेंडेंसी होती है बेटा, मेटल्स के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में सुना होगा कि मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की होती है, लूज करने की होती है, वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते। तो मेटल मेटल के बीच में अगर कभी कोई बॉन्ड बनता है तो वहां पर शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। वहां पर ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि दो मेटल के एटम्स आपस में सट के चिपक के ऐसे रहें, आपस में सट के चिपक के ऐसे रहें। तो जब दो मेटल के एटम्स आपस में सट के चिपक के रहेंगे तो जो डायग्रामेटिक फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए हम आयरन की बात करें, तो ये एक आयरन का एटम, ये दूसरा आयरन का एटम, ये एक आयरन का एटम, ये दूसरा आयरन का एटम। तो फिर से वही काम करें हम, यहां दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करा हमने। दोनों के बीच के न्यूक्लियस डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो अब अगर हम इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ करते हैं, अगर हम इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ करते हैं तो क्या ये बात बोली जा सकती है बेटा कि हमें अब एग्जैक्ट वैल्यू मिल सकता है रेडियस का? क्या अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल सकता है रेडियस का? यस। क्यों? क्योंकि यहां पर कुछ पोर्शन तो कट नहीं हो रहा, ना तो ज्यादा हो रहा है ना ही कम हो रहा है। तो मेटालिक रेडियस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू मेटल एटम्स प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल। एक क्रिस्टल के फॉर्म में, एक लैटिस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बेटा, वहां पर हम इस तरीके से मेटालिक रेडियस या क्रिस्टल रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड द थर्ड टाइप इज वॉन डेर वाल रेडियस। अब वॉन डेर वाल रेडियस क्या है? एक साइंटिस्ट थे वॉन डेर वाल्स,
उनके नाम को ऑनर देने के लिए भी वॉन डेर वाल रेडियस वर्ड का चूज किया गया है। इसका नाम वॉन डेर वाल रेडियस नाम ऐसे चूज करा गया है। ये कहां होता है बेटा? ये होता है बिटवीन इनर्ट गैसेस, क्योंकि आप जानते हैं बेटा इनर्ट गैसेस जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते, या फिर नॉन मेटल के मॉलिक्यूल के बीच में भी इसका फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर नॉन मेटल के मॉलिक्यूल के बीच में भी इसका फॉर्मेशन हो सकता है। अब इस बात का मतलब क्या है? एक्चुअली यहां पर होता है बेटा वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे कि माने कि बेटा आपके पास में दो नोबल गैस है, मान लीजिए कि आपके सामने दो नोबल गैस है, लेट अस सपोज हम एग्जांपल ले लें नियॉन का। तो नोबल गैस की क्या प्रॉपर्टी होती है? नोबल गैस आप जानते हैं नोबल गैस से इनर्ट गैस से बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं रखते। तो दो नोबल गैस के एटम्स को आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आपस में ओवरलैप कर लेंगे, ओवरलैप तो कर नहीं सकते, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड तो बन नहीं सकता। ना ही आपस में चिपक के बैठ सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन से इसके इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फील करेंगे। तो दोनों के दोनों नियॉन के एटम्स जिस मिनिमम डिस्टेंस पर आ सकते हैं उस मिनिमम डिस्टेंस तक आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ना तो चिपकेंगे ना ही ओवरलैप होंगे, कुछ ना कुछ मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसको हमने डायग्रामेटिक फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करा। तो जो इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस होगा ना बेटा, अब अगर हम इसको हाफ कर देते हैं तो जो हमारे पास रेडियस निकल करके आता है उसको क्या बोलते हैं? हम वॉन डेर वाल्स रेडियस बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? वॉन डेर वाल्स रेडियस बोलते हैं, जिसको कि हम आर वी से भी डिनोट कर सकते हैं, आर वॉन डेर वाल्स से डिनोट कर सकते हैं। इसको कि हमने यहां पर क्या बोला है बेटा? d/2 से बोला है। पर आप एक बात देख सकते हैं कि नेचुरल सी बात है कि यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है, जिसको कि अगर हम बोल रहे हैं कि ये वॉन डेर वाल रेडियस है, तो डायग्राम से आपको सेल्फ अंडरस्टूड है कि ये रेडियस एक्चुअल रेडियस से ज्यादा वैल्यू निकाल करके आएगा। ये रेडियस एक्चुअल रेडियस से ज्यादा वैल्यू निकाल करके आएगा, क्योंकि इसको हमने डिफाइंड इस तरीके से करा है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर देखें बेटा हम, तो तीन तरह के रेडियस है। कोवेलेंट रेडियस, जिसको कि हम SBCR या सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है मेटेलिक रेडियस या क्रिस्टल रेडियस। थर्ड है वॉन डेर वाल रेडियस। अब अगर कोई आपसे ये बात पूछे कि जरा सोच करके बताओ कि इन तीनों के अंदर रेडियस का ऑर्डर क्या होगा, तो ये बात बोली जा सकती है कि कोवेलेंट रेडियस एक्चुअल रेडियस से छोटा है, तो सबसे छोटा तो हो जाएगा कोवेलेंट। मेटालिक रेडियस के बराबर है, तो ये वैल्यू कोवेलेंट से बड़ा होगा। और वॉन डेर वाल्स रेडियस एक्चुअल रेडियस से ज्यादा रेडियस रखता है, इसलिए इसका वैल्यू सबसे बड़ा हो जाएगा। तो अगर हम इन तीनों के बारे में कुछ बताना चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं बेटा, ऑर्डर ऑफ रेडियस क्या होगा? RC का मतलब कोवेलेंट रेडियस, सबसे छोटा, उससे बड़ा RM का मतलब मेटेलिक रेडियस, उससे बड़ा RV का मतलब वॉन डेर वाल रेडियस। तो सबसे छोटा कोवेलेंट, उससे बड़ा मेटेलिक, और उससे बड़ा क्या होगा? वॉन डेर वाल्स रेडियस। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट जो आप याद रखेंगे बेटा, वॉन डेर वाल्स रेडियस जो होता है वो लगभग ट्वाइस होता है कोवेलेंट रेडियस का। वॉन डेर वाल्स रेडियस जो होता है वो लगभग ट्वाइस होता है कोवेलेंट रेडियस का। और मेरे हिसाब से इन डायग्राम्स को देख करके आपको ये बात क्लियर हो सकती है। इन डायग्राम्स को देख करके आपको ये बात क्लियर हो सकती है। इधर लिखा हुआ है हमारे पास कोवेलेंट रेडियस, इधर लिखा हुआ है हमारे पास वॉन डेर वाल रेडियस। कोवेलेंट रेडियस एक्चुअल रेडियस से शॉर्ट है, वॉन डेर वाल रेडियस एक्चुअल रेडियस से लार्ज है। तो जनरली ये बात कही जा सकती है कि वॉन डेर वाल रेडियस लगभग दुगुना होता है, 2 टाइम्स होता है किसका? कोवेलेंट रेडियस का। वॉन डेर वाल रेडियस लगभग 2 टाइम्स होता है बेटा किसका? कोवेलेंट रेडियस का। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप याद करके चलें, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट अब हम एक और डायग्राम देखते हैं बेटा। थोड़ी देर पहले जब हम लोग वॉन डेर वाल देख रहे थे तो हमने बताया था आपको बिटवीन इनर्ट गैसेस और बिटवीन नॉन मेटल मॉलिक्यूल। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया इनर्ट गैसेस का। नॉन मेटल मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल देखें बेटा आप। नॉन मेटल मॉलिक्यूल के अंदर आप देखें बेटा, जैसे कि मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है क्लोरीन का, Cl2 का। तो Cl2 और Cl2 भी आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे, क्योंकि Cl2 के स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो Cl2 और Cl2 ना तो ओवरलैप करेंगे, ना ही चिपक के, ना ही सट के बैठेंगे, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो एक क्लोरीन की मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस निकाला हमने, वॉन डेर वाल डिस्टेंस निकाला हमने, इसको अगर हम हाफ करते हैं तो हमारे पास क्या निकलेगा? वॉन डेर वाल्स रेडियस निकलेगा। लाइक यहां पर दिया हुआ है बेटा कि Cl2 मॉलिक्यूल के अंदर कोवेलेंट रेडियस का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो कितना आता है? 0.99 एंगस्ट्रॉम है। वॉन डेर वाल रेडियस कितना है? 1.80 एंगस्ट्रॉम। तो यहां से आप उस बात को वेरीफाई कर सकते हैं कि लगभग हमने देखा था कि वॉन डेर वाल रेडियस जो होता है वो लगभग ट्वाइस होता है किसका? कोवेलेंट रेडियस। तो यहां से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। लगभग दुगुना हो गया 0.99 का, अगर आप लगभग दुगुना करेंगे, एग्जैक्टली तो नहीं, पर वो कितना वैल्यू आएगा? 1.80 वैल्यू आएगा। तो बीच में आप देख सकते हैं बेटा
यहां पर इन दोनों Cl के बीच में कोवेलेंट रेडियस है, यहां पर क्या बताएंगे हम, इसका वॉन डेर वाल्स डिस्टेंस बताएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम आयनिक रेडियस के बारे में। अब आयनिक रेडियस की बात करेंगे तो आयंस कितने टाइप के होते हैं, तो आयंस दो टाइप के होते हैं बेटा, एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। दोनों के बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर कैटायनिक रेडियस की। अब कैटायन कैसे बनता है, तो कैटायन का मतलब क्या होता है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज आए, जिस पर पॉजिटिव चार्ज आए। तो कैटायनिक रेडियस इज ऑलवेज स्मॉलर देन द न्यूट्रल पेरेंट एटम। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअली लॉजिकली आप इस बात को समझ सकते हैं। पॉइंट यहां पर यह कहना चाह रहा है कि कैटायन का जो रेडियस होता है वो जिस एटम से, जिस पेरेंट एटम से बना है, उससे उसका रेडियस हमेशा स्मॉल होगा। ऐसा क्यों होता है, इसको आप सिंपल एक तरीके से सोच के चलें बेटा कि कैटायन के बनने का मतलब क्या हो रहा है। कैटायन के बनने का मतलब क्या हो रहा है, कैटायन के बनने का मतलब यह हो रहा है कि सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जा रहा है। जैसे आयरन की बात करें तो आयरन से पहले आयरन प्लस Fe+ बना तो एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, फिर Fe+ से अगर Fe+2 बना तो एक पॉजिटिव और बढ़ गया तो +2 चार्ज आ गया, फिर Fe+2 से अगर एक पॉजिटिव चार्ज और बढ़ाया तो Fe+3 बन गया। तो लगातार पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जा रहा है। अब अगर लगातार पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब क्या है, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ जाएगा। न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो फोर्स है, जो होल्ड है, वो बढ़ जाएगा। तो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा पुल करेगा, तो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा पुल करेगा। और अगर न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा पुल करेगा तो साइज छोटा होना शुरू हो जाएगा, साइज छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे Z इफेक्टिव बढ़ेगा, वैसे वैसे Z इफेक्टिव बढ़ेगा। और Z इफेक्टिव बढ़ने की वजह से ही यह बात कही जा सकती है कि रेडियस का वैल्यू घटेगा, रेडियस का वैल्यू घटेगा। न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। अब आप ये बात समझ सकते हैं कि कैटायनिक रेडियस इज ऑलवेज स्मॉलर देन द न्यूट्रल पेरेंट एटम। जो भी एटम होगा उससे उसके कैटायन का रेडियस उतना ही कम होगा। जैसे जैसे पॉजिटिव बढ़ेगा Z इफेक्टिव बढ़ेगा, रेडियस घटेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं बेटा, हमने यहां पर मेंशन करा हुआ है साइज ऑफ कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। समझ सकते हैं, अभी हमने आपको बताया है, आपको Z इफेक्टिव बढ़ा, रेडियस घटा। नेक्स्ट एग्जांपल Fe+2 Fe+3। अब आप देखें बेटा Fe+2 Fe+3 में तो यहां पर ये सब क्या है, ये सब क्या है, डिफरेंट आयंस ऑफ सेम एलिमेंट। लगातार पॉजिटिव बढ़ता दिखाई दे रहा है आपको। इसमें अगर आप इधर से इधर की गए पॉजिटिव बढ़ा, पॉजिटिव बढ़ा, Z इफेक्टिव बढ़ा, Z इफेक्टिव बढ़ा, रेडियस घटा। तो रेडियस का ऑर्डर हमने कुछ इस तरह से डिक्रीजिंग में मार्क कर दिया। नेक्स्ट Pb+2 Pb+4। तो देखिए बेटा डिफरेंट आयंस ऑफ सेम एलिमेंट है, फिर से वही वाली बात, इधर से इधर की ओर गए, पॉजिटिव बढ़ता दिखाई दिया, पॉजिटिव बढ़ा, Z इफेक्टिव बढ़ा, Z इफेक्टिव बढ़ा, साइज घटा। Z इफेक्टिव बढ़ेगा इसका मतलब साइज या रेडियस घटेगा। नेक्स्ट Mn+2 Mn+3 Mn+4 Mn+5 Mn+6 Mn+7। तो देख सकते हैं बेटा आप इसके अंदर क्या है, लगातार पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, फिर से लगातार पॉजिटिव बढ़ा, Z इफेक्टिव बढ़ा, रेडियस घटेगा। तो रेडियस का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हमने इस तरह पे मार्क कर दिया है। नेक्स्ट एनायनिक रेडियस। अब एनायन क्या होता है बेटा, तो एनायन ठीक उल्टा होता है कैटायन का। एनायन ठीक उल्टा होता है कैटायन का। जब आप किसी एटम में इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो उसका एनायन बन जाएगा। अब एनायन के अंदर क्या होगा, तो ठीक रिवर्स केस होगा वहां पर। क्यों होगा रिवर्स केस, देखें बेटा एनायन का मतलब क्या है, एनायन का बनने का मतलब यह है कि आप इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब आप खुद सोचो बेटा, बताओ कि अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा या सिग्मा बढ़ेगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा या सिग्मा बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से रिपल्सन बढ़ेगा या अट्रैक्शन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा। और रिपल्सन के बढ़ने का मतलब क्या है, सिग्मा का वैल्यू बढ़ेगा। और अगर सिग्मा का वैल्यू बढ़ेगा, और अगर सिग्मा का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या कम होगा, तो कम होगा Z इफेक्टिव, तो कम होगा Z इफेक्टिव। और अगर Z इफेक्टिव कम तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन भी कम। अगर Z इफेक्टिव कम तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन भी कम। इसका मतलब रेडियस हो जाएगा ज्यादा। मतलब अगर आप इसको आसान भाषा में समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं बेटा कि जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज तो फिक्स है, पर अगर आप इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ाते चले जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा तो आपस में धक्का देंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे तो एटम जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर चले जाते जाएंगे।
तो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जो है उसको और रिपल्सन फील हो रहा है, तो वो न्यूक्लियस से अब और दूर की ओर जाएगा, वो न्यूक्लियस से अब और दूर की ओर जाएगा, और दूर की ओर जाने पर साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा, साइज उसका फैलना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस वजह से रेडियस लगातार बढ़ता चला जाता है। सो एनायन के लिए हम ये बात कह सकते हैं, एनायनिक रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द न्यूट्रल पेरेंट एटम। जैसा कि अभी हमने आपको एक्सप्लेन करा, किसी भी एनायन का रेडियस उसके न्यूट्रल पेरेंट एटम से हमेशा ज्यादा ही होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं बेटा, n माइनस n माइनस 2 n माइनस 3। अब ये सब क्या है बेटा, ये सब है डिफरेंट आयंस ऑफ सेम एलिमेंट, ये सब क्या है बेटा, डिफरेंट आयंस ऑफ सेम एलिमेंट। लगातार नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, लगातार नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, Z इफेक्टिव कम होगा, Z इफेक्टिव कम होगा, रेडियस का वैल्यू बढ़ेगा, Z इफेक्टिव कम होगा, रेडियस का वैल्यू बढ़ेगा। तो यहां पर रेडियस का ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा। नेक्स्ट Cl और Cl माइनस में आप समझ सकते हैं बेटा, यहां पर भी क्या है, डिफरेंट आयन से सेम एलिमेंट के नेगेटिव बढ़ रहा है। अगर नेगेटिव बढ़ता है इसका मतलब Z इफेक्टिव घटता है, Z इफेक्टिव घटता है इसका मतलब रेडियस का वैल्यू बढ़ता है, ये रेडियस फिर बढ़ गया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं बेटा F और F माइनस में सेम, O माइनस 2 में सेम, लगातार नेगेटिव बढ़ रहा है, Z इफेक्टिव घटेगा, Z इफेक्टिव घटेगा मतलब इसका रेडियस का वैल्यू बढ़ेगा। नाउ अगला केस है बेटा साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। आइसोइलेक्ट्रॉनिक हम किस तरह से डील करेंगे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक को याद कीजिए, हमने क्या बताया था, ऐसा स्पीशी जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। ऐसा स्पीशी जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। तो यहां पर साइज के बारे में या यहां पर रेडियस के बारे में हम किस तरह से कमेंट करेंगे इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज फॉर्म आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज। सही बात है, हम इसको पढ़कर आ चुके हैं। एक एग्जाम्पल देखें बेटा, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल पूछा भी जा चुका है एग्जाम्स के अंदर। इसमें क्या दिया हुआ है बेटा, स्पीशीज है कुछ K प्लस, कैल्शियम प्लस 2, S माइनस 2, Cl माइनस, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, सल्फाइड आयन, क्लोराइड आयन, ये सब नाम होते हैं बेटा, इसके नाम आप धीरे धीरे करके आगे सब सीखेंगे तो आप सीख जाएंगे। तो पहला काम तो हमारा ये है कि हमें आयन दिया हुआ है, जैसा मैंने आपको बेटा Z इफेक्टिव में भी समझाया था कि आपके अधिकतर सवाल जो आएंगे उसमें अगर आयन दिए हुए हैं तो आयन दो कैटेगरी में जाते हैं। पहली कैटेगरी या तो डिफरेंट आयन तो सेम एलिमेंट हो, दूसरी कैटेगरी या तो वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी हो। तो हम यहां पर चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी है या नहीं है। तो पहला काम तो ये है हमारा कि हम इसके अंदर एटॉमिक नंबर देख लें। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, कैल्शियम का 20, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17। इलेक्ट्रॉन गिने, K प्लस 19 में से घटा दिया 18 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम प्लस 2 20 में से 2 घटा दिया 18 इलेक्ट्रॉन, सल्फर माइनस 2 तो सल्फर में 16, 2 माइनस का मतलब 2 ऐड कर दिए तो 18, क्लोरीन में 17, 1 ऐड करा तो क्या आ गया बेटा 18। तो इन सबके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम आ गया बेटा, और जब इन सबके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ गया इसका मतलब ये सब क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी है। अब अगर ये सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी हैं तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी के बारे में, अब अगर ये सब स्पीशी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी हैं तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी के बारे में हम क्या बोल सकते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा था, हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा था कि अगर कभी Z इफेक्टिव बढ़ेगा, अगर कभी Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस का वैल्यू घटेगा, अगर कभी Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस का वैल्यू घटेगा। तो पहला काम तो आप ये करें कि इनके अंदर Z इफेक्टिव ऑर्डर लगा लें। एक तरीका तो ये हुआ कि आप इसमें Z इफेक्टिव ऑर्डर लगा लें। Z इफेक्टिव ऑर्डर अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं बेटा तो Z इफेक्टिव ऑर्डर क्या आएगा, तो Z इफेक्टिव में सबसे कम Z इफेक्टिव किसका, जिसका नेगेटिव सबसे ज्यादा, तो S माइनस 2 का सबसे कम होगा Z इफेक्टिव, उससे ज्यादा होगा Cl माइनस का, उससे ज्यादा होगा K प्लस का, और मैक्सिमम होगा इनमें कैल्शियम प्लस 2 का। यही तो ऑर्डर होगा बेटा भाई, लगातार पॉजिटिव बढ़ा रहे हैं, पॉजिटिव बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा, और अगर Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस कम होगा। इसका मतलब जो ऑर्डर अभी आपने Z इफेक्टिव का बताया है इसका ठीक रिवर्स ऑर्डर किसका आ जाएगा, रेडियस का आ जाएगा। तो रेडियस में S माइनस 2 सबसे बड़ा, उससे छोटा Cl माइनस, उससे छोटा K प्लस, उससे छोटा कैल्शियम प्लस 2। सबसे छोटा कौन हो गया बेटा, कैल्शियम प्लस 2 हो गया। तो बेटा ये तो तरीका हो गया अपना स्टैंडर्ड। अब एग्जाम में आप क्वेश्चन को फास्ट कैसे करेंगे, विद इन 30 सेकंड्स आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, चेक करेंगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी है कि नहीं। हमने चेक कर लिया आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी है,
जैसे ही स्पीशी हमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक मिल गया जिसका पॉजिटिव ज्यादा रेडियस कम, जिसका नेगेटिव ज्यादा रेडियस ज्यादा, जिसका पॉजिटिव ज्यादा रेडियस कम, जिसका नेगेटिव ज्यादा रेडियस ज्यादा, जैसे कि आप देख सकते हैं बेटा ये मिल गया हमको आइसोइलेक्ट्रॉनिक K प्लस कैल्शियम प्लस 2 S माइनस 2 Cl माइनस, सबसे नेगेटिव किस पर है S माइनस 2, सबसे बड़ा कौन है S माइनस 2, उससे कम नेगेटिव Cl माइनस। अब पॉजिटिव वालों की बारी, सबसे ज्यादा पॉजिटिव किस पर है कैल्शियम प्लस 2, सबसे पीछे रह जाएगा कैल्शियम प्लस 2 और इससे आगे क्या आ जाएगा K प्लस। तो जब भी कभी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में बात करी जाएगी तब भी आप इसको इस तरह से अप्लाई करके देख सकते हैं बेटा। क्या देख सकते हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक मिलते ही जिसका पॉजिटिव ज्यादा रेडियस कम, नेगेटिव ज्यादा रेडियस ज्यादा। अब एक जनरल रूल के बारे में अगर हम बात करें बेटा, जनरल ऑर्डर ऑफ रेडियस क्या होगा, मतलब मान लीजिए आपके सामने कभी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज आ गए, जैसे कि ये तो एक ऐसा एग्जांपल था जिसमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक तो है और सबके इलेक्ट्रॉन बराबर है, पर कभी कभी ऐसे सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक भी होंगे पर अलग अलग इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे किसी में 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 10 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 18 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 36 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वेरिएशन होता चला जाएगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन वालों से 10 इलेक्ट्रॉन वाला बड़ा होगा, 10 इलेक्ट्रॉन वालों से 18 इलेक्ट्रॉन वाला बड़ा होगा, 18 वालों से 36 वाला बड़ा होगा, उससे बड़ा 54, उससे बड़ा 86 और उससे बड़ा क्या हो जाएगा 118 इलेक्ट्रॉन वाला हो जाएगा। इसको आप बहुत ही सिंपल कॉमन सेंस से समझ सकते हैं बेटा कि 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होगा फर्स्ट शेल का मेंबर, 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब सेकंड शेल तक आते आते टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं 10 हो जाते हैं। फर्स्ट शेल से सेकंड शेल तो ऑब्वियसली बड़ा होगा। 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब थर्ड शेल और बड़ा हो जाएगा, 4th शेल, 5th शेल, 6th शेल, 7th शेल, ऐसे ऐसे लगातार शेल नंबर बढ़ते चले जाएंगे। तो ये बात कॉमन सेंस से कही जा सकती है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल ऑर्डर है बेटा, इस जनरल ऑर्डर को अगर आप याद रखते हैं तो काफी सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। अभी हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा के बताएंगे भी सही, तो आपको समझ में आएगा कि इसको एप्लीकेट कैसे करना है। जैसे कि बेटा ऑर्डर ऑफ रेडियस देखें आप, S माइनस 2 Cl माइनस K प्लस और कैल्शियम प्लस 2, जस्ट अभी आपने देखा है ये ऑर्डर आ गया। ये सब स्पीशी क्या है बेटा, ये सब स्पीशी 18 इलेक्ट्रॉन वाले। नेक्स्ट N माइनस 3 O माइनस 2 F माइनस Na प्लस Mg प्लस 2 Al प्लस 3। डायरेक्ट हमने कैसे मार्क कर दिया, आप तो इलेक्ट्रॉन गिनो बेटा, आपने इलेक्ट्रॉन का नंबर गिना, आपने इलेक्ट्रॉन का नंबर गिना, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन 7 में 3 जोड़े कितने इलेक्ट्रॉन 10, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 प्लस 2 10, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 प्लस 2 9 प्लस 1 सॉरी 10। अब सोडियम का प्लस चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 माइनस 1 10, Mg का 12 माइनस 2 10, एल्यूमिनियम का 13 माइनस 3 10। ये इस तरीके से। तो बेटा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, क्वेश्चंस को देख करके आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बात आता चला जाएगा कि कौन सा स्पीशी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जो आपके सामने एक्सरसाइज दिया हुआ है, मॉड्यूल में अपने एक्सरसाइज दिया हुआ है, उन सवालों को आप करें। जितना सवाल आप करेंगे, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे, उतना ही क्वेश्चन आपका सही भी होगा और फास्ट भी होगा। तो ये सब स्पीशी क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन का स्पीशी मिल गया हमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मिलते हैं, हमें दिमाग में क्या लेके आना है, जितना पॉजिटिव ज्यादा रेडियस कम, जितना नेगेटिव ज्यादा रेडियस ज्यादा। सबसे ज्यादा नेगेटिव किस में है N-3, सबसे ज्यादा पॉजिटिव किस पर है Al+3। इस तरह से हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, आइसोटोप्स हैव सिमिलर रेडियस। आइसोटोप के बारे में आप जानते हैं बेटा, आइसोटोप क्या होते हैं, ऐसी स्पीशी जिनके अंदर एटॉमिक नंबर सेम होता है पर एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर सेम होता है पर एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। अब अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रोटॉन का नंबर सेम, इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम, प्रोटॉन का नंबर सेम, इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम, तो Z इफेक्टिव भी सेम, तो रेडियस भी सेम। इसलिए यहां पर रेडियस क्या होता है बेटा, सिमिलर होता है। जैसे क्लोरीन आप जानते हैं 17Cl37 17Cl35, इनके जो आयन्स होंगे या फिर इनके जो एटम्स होंगे, इनका रेडियस क्या होगा, सिमिलर होगा। तो आइसोटोप्स का रेडियस भी क्या होता है बेटा, सिमिलर होता है। आइसोटोप के जो आयन बनेंगे उनका रेडियस भी क्या होगा, सिमिलर होगा। बराबर रेडियस इनको कहा जा सकता है।